अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 17 मतलब चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करेंगे, जो कि पार्ट है लास्ट टाइम शुरू की गई लेक्चर सीरीज का, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो कि काफ़ी परेशान हैं अपनी तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और इसमें से 3 से तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब उनके बाद हम लोग करेंगे तकरीबन 13 to 14 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसके बनाए हैं, तो भी गौर से सुनेंगे बेटा पूरा लेक्चर, और समझने वाले भी हैं क्वेश्चन इसमें, तो इस वजह से पूरी वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा भी। और जितना जितना आंसर इसका लिखा है वही आप लोगों ने एज इट इज सेम लिख देना है पेपर के अंदर। जी बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉयलेशन एंड क्लोरोसिस। देखने में ये मिलती जुलती टर्म है और अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस बेटा क्या है? बाज़ दफा हम लोग अगर प्लांट को बेटा विदाउट लाइट ग्रो करवाते हैं, डार्क जो पीरियड है अगर उसको वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता। उसकी वजह से वो येलोइश हो जाता है, और दैट कंडीशन विल बी नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉयलेशन कहते हैं। होते ही येलोइंग ऑफ लीव्स की वजह से, लेकिन डार्क के अंदर ग्रो करवाने की वजह से, वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस असल में क्लोरोफिल ना बनने की वजह से, जब वो मिनरल्स वगैरह नहीं उसको मिलते सॉइल से, जिसमें मैग्नीशियम वगैरह और आयरन वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बनता और जिसकी वजह से येलोइश ह्यूज बनना शुरू हो जाते हैं लीव्स पे। तो इस कंडीशन को बेटा हम लोग कहते हैं क्लोरोसिस। तो इसको डिफरेंस हम लोग देखते हैं। इफ प्लांट आर ग्रोन इन डार्क या विदाउट लाइट, दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं बनेगा और काजिंग ए कंडीशन कॉल्ड एटॉयलेशन। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एटॉयलेशन। क्योंकि क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस फिजियोलॉजिकली एक डिजीज है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर लीव्स के अंदर शॉर्टेज हो जाए किसकी, क्लोरोफिल की। क्यों शॉर्टेज हो गई? क्योंकि उसको सॉइल से मिनरल्स नहीं मिल रहे। वो मिनरल्स कौन कौन से हैं बेटा? उन मिनरल्स में मैग्नीशियम और आयरन मौजूद है, और इसकी वजह से क्या उसके लीव्स येलो होने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को क्लोरोसिस का नाम हम लोग देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्म्स और इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो मिलती जुलती है, लेकिन काजेस डिफरेंट है। उसके अलावा सेकंड वन जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर गॉल्स। बाज़ दफा बेटा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये असल में क्या होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ कौन सी होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ बेटा होगी। किस वजह से? दैट आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स। और बाज़ दफा ये जो ग्रोथ होती है ये बैक्टीरिया की वजह से भी इंड्यूस हो जाती है, और जो कि बाकी अदर जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं उससे डिफरेंट होती है। और जैसे हम लोग समझ लें कि हमारे स्किन के ऊपर दाने वगैरह बन जाते हैं, या हम कहते हैं कि ट्यूमर बन जाते हैं, तो ये भी जस्ट लाइक द ट्यूमर ही होंगे। ये भी जस्ट लाइक ट्यूमर्स ही होंगे। तो इनको बेटा क्या कहा जाता है, गॉल्स का नाम हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या है? अब जितना भी हमारा एक्सपीरियंस होता है किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का, वो असल में क्या कहलाता है बेटा, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। मतलब हम लोग किसी भी स्टिमुलस को किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से डिटेक्ट उसको करते हैं। तो ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस होता है किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का, जो हम लोग गेन करते हैं या हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो दैट एक्सपीरियंस विल बी नोन एज मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। जैसे एग्जांपल्स अगर इसमें देखें, पेन हो गए, टच, प्रेशर, साउंड, टेम्परेचर, ये जो सारे की सारी हैं ये असल में मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन होंगी। उसके अलावा फोर्थ वन क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पेसिनियन एंड मेजनर कॉर्पस्कल्स। अब इनमें क्या फर्क है? ये दोनों के दोनों हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं बेटा, और दोनों ही एनकैप्सुलेटेड है, मतलब इनके ऊपर कवरिंग कोई नहीं है, लेकिन फंक्शन इनका क्या है और लोकेशन कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस इसमें कहते हैं।
पहला अगर देखा जाए मेजनर्स कॉर्पसल, ये असल में बेटा एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है, मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, और लाई इन पेपिल्ले एक्सटेंड इनटू द रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स हैं उनके रिजेस के अंदर ये बेटा मौजूद होते हैं, और दे आर हैव ट्विस्टेड एंडिंग। इनकी जो एंडिंग्स होती है वो इस तरह की बेटा होती है, ट्विस्टेड एंडिंग्स होती है, और इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाता है। और ये सारे के सारे क्या है बेटा, टच रिसेप्टर हैं। जो हम लोग फिंगर टिप से जो टच मोबाइल चलाते हैं वो बेसिकली इन्हीं कॉर्पसल्स की वजह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो है पेसिनियंस कॉर्पसल, ये असल में बेटा हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर वेरी डीप मौजूद ही होते हैं, और ज्यादातर ये भी एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स होती हैं, और ये डीप प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दीज आर लोकेटेड इन लिम्स। ये लिम्स के अंदर ज्यादातर मौजूद होंगे बेटा। उसके अलावा बट यार निजल्स ग्रेन्यूल्स, निजल्स ग्रेन्यूल न्यूरॉन के अंदर बेटा खास तौर पे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस के साथ। कहां पे? खास तौर पे सेल बॉडी में। सेल बॉडी बेसिकली हम लोग कहते हैं कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आता है न्यूरॉन का, जैसे हम लोग ये मोटर न्यूरॉन के डायग्राम बना रहे हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बेटा कहते हैं सेल बॉडी, CB फॉर सेल बॉडी। अब इसके अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उनका जो ग्रुप होगा पूरे का पूरा, उस ग्रुप को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल्स। और ये किसके लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन सेंसेस के लिए। फिर उसके अलावा 6 वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है? या दूसरी तरह आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स क्या है? या एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा क्या होता है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? जब हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, सपोज ये हम लोग कहते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, अब आउटसाइड भी हम लोग कहते हैं कि सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं 10 टाइम्स एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब यहां पे भी नीचे वाली साइड पे भी है, ये सपोज आउटसाइड है और ये इनसाइड है। यहां पे सोडियम हम लोग कहते हैं कि बाहर 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं बनिस्बत अंदर वाले, और अंदर वाली साइड पे पोटेशियम आयंस बेटा ज्यादा होते हैं। कितने गुना? 20 टाइम्स एज कंपेयर टू आउटसाइड। अब होता क्या है, इस वक्त नर्व इंपल्स जनरेट नहीं कर रही होती। जब ये वाले जो बेटा आयंस हैं ये आउटसाइड से इनसाइड आने शुरू होते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सोडियम आयंस जो होंगे वो ऐसे मूव करने शुरू कर देते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की वजह से हम लोग कहते हैं यहाँ पे इट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और इसी वजह से एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगी जो कि रन करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नर्व इंपल्स। ऐसे नर्व इंपल्स क्या होगी? जनरेट होगी। और इसके दौरान जो वर्क हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ खास तौर पे, उस इलेक्ट्रिकल वर्क को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है, जो कि तकरीबन हम लोग कह देते हैं कि 50 मिलीवोल्ट प्लस 50 मिलीवोल्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा व्हाट इज CSF। CSF क्या है? CSF बेटा स्टैंड्स फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हमारे जो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, इन दोनों के इर्द गिर्द कुछ कवरिंग्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस का नाम देते हैं। इन मेनिंजेस के अंदर इन बिटवीन दीज मेनिंजेस फ्लूइड एक मौजूद बेटा होता है, उस फ्लूइड को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बात करता है, उसके टिश्यूज को गीला रखता है, बल्कि जंपिंग के दौरान, जोल्टिंग के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान या अचानक से हम लोग अगर प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है
हमारे वर्टिबल कॉलम या ब्रेन के ऊपर, तो उस वक्त ये बेटा प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर का भी काम है, क्वेश्चन लाइक फंक्शन भी करता है, और उसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज को बात भी करेगा, गीला भी रखेगा उनको। तो इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मेनिंजेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है, व्हिच बाथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो एक्ट एज कुशन फॉर द प्रिवेंशन अगेंस्ट डैमेज। डैमेज से बचने के लिए ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर का भी काम करता है और इनके टिश्यूज को बात भी करेगा। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है बेटा, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम असल में क्या है, हमारे जो खास तौर पे खोपड़ी है, ये बेसिकली जो हार्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को फील होता है, ये बेसिकली कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पे मौजूद होता है, जिसको हम लोग सेरेब्रम का नाम देते हैं, कुछ इस तरह से बेटा। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये नजर आता है, फील होता है बेटा ये। अब इन दोनों का जो कनेक्शन बेटा होता है एक्सॉन्स के जरिए होता है। इन दोनों को बेटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का नाम देते हैं, और इन दोनों का जो कनेक्शन होगा, इन दोनों के कनेक्शन को हम लोग, ये असल में क्या है बेटा, ये एक्सॉन्स होते हैं, ये एक्सॉन्स होते हैं, और इन्हीं एक्सॉन्स को हम लोग क्या बेटा बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम का नाम देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड वाले जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड वाले बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो राइट साइड वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड वाले बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करके दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं। तो जैसे जस्ट लाइक द सीजर जैसे काम कर रही होती है, उसी तरह बिल्कुल भी ये काम कर रही है। तो द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज क्या है। अब बाज दफा बेटा हम लोग कहते हैं कि ना चाहते हुए कुछ हमें झटके वगैरह लगते हैं, जैसे आमतौर पे पैरालिसिस वगैरह या मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं उस वक्त, वो तो दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, वो भी इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन ये भी इनवॉलंटरी है, और डिमिनिशिंग, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन की जो पावर है बेटा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, एंड रिजिडिटी, और उसकी वजह से सख्तपन आ जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता। द मेंटल फैकल्टीज, इसमें कोई जो ब्रेन है उसकी जो फैसिलिटीज हैं, उसके जो फंक्शंस है वो लॉस नहीं होते, और इट इज काज्ड बाय, ये क्यों होता है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि एक न्यूरॉन से बेटा दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज लेके जाते हैं साइनैप्स के थ्रू। साइनैप्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, तो वहां पे जो मैसेज को कैरी करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज डोपामाइन। तो ऐसे बेटा सेल्स जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन काज हो सकती है, जिसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। तो डोपामाइन को एक और भी इसके लिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बेटा याद रखनी है, हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे कुछ मामला जिनकी वजह से हमें खुशी फील होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, तो इन सभी सिचुएशंस की सूरत में हमारा डाइट प्लान अच्छा है, हम लोग खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम सबको खुशियां नसीब करे। और इसमें बेटा उस वक्त जब ड्यूरिंग द प्लेयर, ड्यूरिंग द मोटिवेशन, डाइट प्लान अगर हमारा अच्छा है, बिल्कुल खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उस वक्त डोपामाइन का लेवल बेटा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो किन किन सिचुएशंस में, प्लेयर की सिचुएशन में बेटा, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, इन सिचुएशंस में इस डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके अलावा एक और आमतौर पे हार्मोन है बेटा, लव हार्मोन कहा जाता है, जिसके ऑक्सीटोसिन है, तो वो भी डिटेल आगे हम जब इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन। अब गैस्ट्रिन बेटा कहाँ पे रिलीज होता है, हमारा जो स्टमक है बेटा उसके दो एंड हैं, पाइलोरिक और कार्डिक एंड। अब इसका जो पाइलोरिक बेटा एंड होता है, पाइलोरिक जो रीजन होता है, जो नीचे वाली साइड पे होता है, उसके अंदर जो इनर लेयर होती है जिसको म्यूकोसा का नाम देते हैं,
और जो इनर म्यूकोसा होगी वो वहां पे एक हार्मोन सेक्रेट बेटा करती है जिसको गैस्ट्रिन का नाम देते हैं। उस गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या होता है, इसने बेटा स्टिमुलेट करना है ऑफ द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं वहां से गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करना है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या काम करेगा, प्रोटीन की सेमी डाइजेशन में हेल्प करेगा स्टमक के अंदर। उसके बाद दूसरा जो है सेक्रेटन क्या है, सेक्रेटन बेसिकली बेटा ड्यूडेनम की जो वॉल होती है वहां पे इसकी सेक्रेशन होती है। इस सेक्रेशन ने क्या काम करना है, इस सेक्रेशन ने बेटा एक्टिवेट करना है लिवर को और पैंक्रियाज को कि वो अपनी सेक्रेशंस को सेक्रेट करें, जिसमें गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है और बाइल आ जाती है। बाइल लिवर से सेक्रेट होगी और जो दूसरा पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाज से सेक्रेट होगा और दोनों ने ही ड्यूडेनम के अंदर आके बेटा डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। उसके अलावा व्हाट इज इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग क्या है, हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं जैसे गीज वगैरह डक्स वगैरह हो गए, जस्ट आफ्टर द बर्थ अगर उनको हम लोग दूसरा अपने पीछे लगा लें, मतलब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करें उनके पास जाके तो हमें वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम वो इम्प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये असल में वो वाले खास सिचुएशन जैसे इनकी बर्थ होती है, हैचिंग के फौरी बाद हम लोगों से जो सीखते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट से जो सीखते हैं उसको हम लोग इम्प्रिंटिंग का नाम देते हैं। तो जिसमें ब्रीफ एक्सपोजर दिया जाता है किनको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस स्टिमुलस के लिए विद अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन बी सीन इन, ये किन में देखी जा सकती है, बर्ड्स में जैसे गीज डक और चिकन्स वगैरह के अंदर जस्ट आफ्टर द हैचिंग। उसके अलावा व्हाट इज आईआरएम, इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपकी बुक के ऊपर ऐसी टर्म्स दी होती हैं प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से मुश्किल होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन इनका थोड़ी शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है। तो आईआरएम क्या है, आईआरएम असल में इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म बेटा होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई साइंस शो करता है, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं और वो साइन उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, तो उसके बॉडी के कलर के अंदर चेंज आना या उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आना, जिसकी वजह से वो अपने साइन स्टिमुलस शो करता है बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब वो जो साइन स्टिमुलस शो करने के लिए उसका नेचुरली तौर पे जो हम लोग कहेंगे कि उसमें बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। वो बिल्ट इन मतलब नेचुरली जो प्रोड्यूस किया गया है उसके अंदर, उसको हम लोग इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का नाम देंगे। तो सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेस होते हैं बेटा टू स्टिमुलस, सजेस्ट करते हैं दैट सम बिल्ट इन मैकेनिज्म, कुछ सम बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं इनके अंदर बाय विच, जिसकी वजह से साइंस स्टिमुलस इज रिकॉग्नाइज्ड, जिसकी वजह से साइंस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है, called the innate releasing mechanism. Last one बेटा आखिरी जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 13, what is latent and inside learning? latent और inside learning में क्या फर्क है? latent learning बेटा थ्रोप ने इसको डिफाइन किया था, अगर हम लोग एसोसिएट कर दें, किसको एसोसिएट कर दें, इन डिफरेंट स्टिमुलस को विदाउट पेटर्न रिवार्ड। मतलब अगर इसके एग्जांपल दें, हम लोग रैट को किसी मेज में छोड़ दें, भूल भुलैया में छोड़ दें, एक दफा अगर छोड़ेंगे तो वो बोलते बुलाते किसी एक फूड तक पहुंच जाता है। अब उसने ये नहीं सीखा कि मैंने फूड तक ऐसे पहुंचना था, बल्कि वहां से निकलने का रास्ता उसने ढूंढा था और अचानक से उसको फूड मिल गया। दोबारा से अगर उसी भूल भुलैया में हम लोग उस रैट को ऐड कर देंगे तो उसने ये नहीं सीखा कि मैंने फूड तक पहुंचना, वो डायरेक्टली उस रास्ते से होता हुआ फूड तक भी पहुंच सकता है और बाहर भी निकल सकता है। इसका मकसद असल में फूड नहीं था, बल्कि उस भूल भुलैया में से बाहर निकलना था। उसके अलावा इनसाइड लर्निंग क्या है? इनसाइड लर्निंग बेटा हायर फॉर्म है लर्निंग की, हायर लर्निंग फॉर्म है जिसके अंदर ज्यादा चिंपैंजीज वगैरह सीखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूं। इनसाइड लर्निंग में बेटा क्या होता है, एक्सट्रीम केस है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का, अपने बिहेवियर को इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ए अनयूजुअल सिचुएशन, जो उन्होंने सिचुएशन देखी भी नहीं होती, उनके लिए बिल्कुल अनयूजुअल होती है, तो उस दौरान अपने बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का हल आसानी से वो निकाल सकते हैं। जैसे एक चिंपैंजी को अगर हम लोग बंद कमरे में रख दें, उसको डाल दें उसको, और वहां पे रूफ के साथ कुछ बनाना वगैरह लटका दें और बिखेर दें वहां पे डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉक्स, तो वो क्या करेगा, सोच के थोड़ी देर के लिए वो सर को कुचाएगा
और सोचेगा कि मैं कैसे उन बनाना तक पहुंचूं, उनके स्किलों को कैसे हासिल करूं, वो क्या काम करता है, अपने बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लेके आता है सबसे बड़े बॉक्स का सबसे नीचे, छोटे को उससे ऊपर, छोटे को उससे ऊपर, और इन्हीं सिचुएशंस को फॉलो करते हुए क्या कर लेता है, वो उस रिवार्ड तक पहुंच जाता है। ऐसे थर्स्टी ग्रो वाली भी आप लोग उसमें एग्जांपल पुट कर सकते हैं, और ये चिंपैंजी वाली भी एग्जांपल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 के तकरीबन 13 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। बाकी इसके अलावा और भी थे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो इनको गौर से सुनिएगा लेक्चर को, और दूसरा इनको बार बार याद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।